इवनिंग बच्चों। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वापस से हम पढ़ रहे थे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया था कि मान लीजिए किसी सिस्टम में दो पार्टिकल है। एक फर्स्ट पार्टिकल m1 मास का v1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा पार्टिकल m2 मास का v2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम थिंग हम एक्सेलरेशन के लिए कर सकते हैं। m1 a1 प्लस m2 a2 इक्वल टू अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए इसके लिए भी एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं बच्चों, देखिएगा। हाँ बोलिए मेरे भाई। सर एक्स सेंटर ऑफ मास सर 0 कैसे आया था सर? क्या चीज बेटा? सर एक्स सेंटर ऑफ मास 0 कैसे आया था सर ऊपर वाले केस में? कौन से वाले में बेटा? इस वाले में XCOM कहाँ पे? ये वाला है ना, इसी के लिए बात कर रहे हो आप? XCOM इक्वल टू 0। नो सर ऊपर। और ऊपर चले सर इसमें ये तो रोड वाली आएगी बेटा। यस सर इसमें रोड में एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या चीज? सर सेमी सर्कल सेमी सर्कुलर वाले में ये वाला है ना। यस सर। यस। चलिए क्या होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें बेटा, तो जो वाई एक्सिस है, क्या वाई एक्सिस के राइट में और वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो पार्ट है इस सेमी सर्कुलर वायर के, क्या वो आइडेंटिकल है बेटा? यस सर। यस। वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट में जो पार्ट है वो आइडेंटिकल है, तो डेफिनेटली जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसीलिए हमने लिख दिया एक्स सेंटर ऑफ मास इज 0। ठीक है बेटा? ओके। चलिए ठीक है। चलिए तो एक्सेलरेशन के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। ये एक बच्चों m1 मास का ब्लॉक है, m2 मास का मान लीजिए इसे, m2 मास का ब्लॉक है, m1 मास का ब्लॉक है। इफ m1 is greater than m2, if m1 is greater than m2, then what will be the acceleration of each block? बताइए बच्चों, याद हो तो। पुली वाले सिस्टम के क्वेश्चन हमने किए थे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? किसी बच्चे को याद हो तो एक्सप्रेशन बताइए। M2G by M1 plus M2. m2g by M1 m1 plus प्लस M2. नहीं बेटा, गलत ध्यान है आपको। इट इज सिंस M1 m1 बड़ा है, m1 Upon माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, यही था बेटा। यस सर। इज यस। तो m1 मास a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा था, m2 मास a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ, हम देखो दोनों मासेस को कंसीडर करते हैं, m1 और m2 को। इसके अलावा पुली को हम नेग्लिजिबल करते हैं, मास नेग्लेक्ट करें, तो फाइंड द सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमें
फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम एक डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव। लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन है नेगेटिव। क्या होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही होता है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. यस, वेरी गुड बेटा। चलिए तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m1। चलिए फिलहाल मैं वैल्यू पुट करता हूं सिंपली a। तो जो पहले ब्लॉक m1 ब्लॉक के लिए है, ये इसका एक्सेलरेशन किधर है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसको माइनस a लिख दूं और a2 को प्लस a लिखा जा सकता है? Yes, sir. यस। सो m1 a1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस a प्लस m2 a2 की वैल्यू हो जाएगी a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m2 माइनस m1 a अपॉन m1 प्लस m2। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए इसको अब a की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पे। इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस ऑफ m1 माइनस m2 a अपॉन m1 प्लस m2। क्योंकि मास m1 क्या है, ग्रेटर है ना, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो माइनस ऑफ m1 माइनस m2 a अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों? तो the acceleration of center of mass will be minus of m1 minus m2 upon m1 plus m2 multiplied by a की वैल्यू है m1 minus m2 g upon m1 plus m2, or the acceleration of center of mass will be equals to minus of m1 minus m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू g। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, किधर रहेगा नेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. यस। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, देखिएगा। Yes, sir. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? तो इसमें सर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए। दो पार्टिकल हैं, ठीक है जी, उन दोनों को हमने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया हुआ है। एक पार्टिकल को नीचे की तरफ जाने दे रहे हैं ए को, और बी को फेंका गया है ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, इनकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो जो पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया है इसको इनिशियली 200 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, और जिसको नीचे की तरफ फेंका गया है उसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। सो इसकी यूबी की स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, यूए की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, और किसी इंस्टेंट पे जब ये हमने मोशन स्टार्ट किया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। कितनी है? 90 मीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 90 मीटर है। मासेस की अगर बात करें बच्चों, देन द मासेस ऑफ ईच ब्लॉक इज 1 kg एंड 2 kg। ये 1 kg का मास है और ये 2 kg का मास है। ये कंडीशन हमें दी हुई है। एक 1 kg के मास को ऊपर फेंका गया है 200 मीटर पर सेकंड से, एक
2 kg को मास को 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ फेंका गया है। इनके बीच की जो इनिशियली डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज the maximum height attained by the center of mass of the particle. The maximum height, calculate the maximum height attained by the center of mass. बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन को इग्नोर कर दें तो दोनों पार्टिकल, एक 2 kg का है, एक 1 kg का है, दोनों 90 मीटर की डिस्टेंस पे है। पहले मुझे बताइए कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ग्राउंड से किस हाइट पे दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होने वाला है, बताइए। चलिए मान लेते हैं ग्राउंड से किसी h हाइट पे, ग्राउंड से h हाइट पे इनका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम मोमेंट ऑफ मासेस एट सेंटर ऑफ मास को इक्वेट कर देते हैं। तो इट विल बी 1 into h इज इक्वल टू 2 into 90 माइनस h। अगर 1 kg के लिए डिस्टेंस h है तो 2 kg के लिए 90 माइनस h हो जाएगी। दोनों के मूवमेंट को अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वेट कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी h इक्वल्स टू 180 माइनस 2h, इट विल बी 3h इक्वल्स टू 180 एंड h इक्वल्स टू 60 मीटर। तो the center of mass of the system will lie at a height of 60 meter from the ground. Yes or no बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? नो सर। No. देखो बेटा, कल हमने हॉरिजॉन्टली बात की थी। मान लीजिए ये मास m1 है, ये मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस दी है, हमें इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पहली बात, जो सेंटर ऑफ मास होगा इनका, क्या वो इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइनिंग लाइन, जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसी पे लाई करेगा? यस सर। यस। सेकेंड बात, क्या सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, या मतलब m1 और m2 के मिड में ही होगा, बीच में ही होगा? पहली बात तो इस लाइन पे लाई करेगा, और वो जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही होगा। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि m1 सेंटर ऑफ मास से r1 डिस्टेंस पे है, m2 सेंटर ऑफ मास से r2 डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए हमने क्या बोला था कि मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 का मोमेंट m1 r1, m2 के लिए क्या हो जाएगा m2 r2। तो मोमेंट क्या होगा, बराबर होता है। यस और नो, की थी कल ये बात, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। है ना? तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। यहाँ पे भी दो पार्टिकल है, एक 2 kg है, एक 1 kg, इनके बीच की 90 मीटर की डिस्टेंस है। तो सेंटर ऑफ मास 1 kg से कितनी ऊंचाई पे होगा, क्या ये 60 मीटर की ऊंचाई पे होगा बच्चों? अब बताइए, क्या सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे ही होगा? यस सर। यस, क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अगर मैं कहूं कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली h इक्वल्स टू 60 मीटर पे है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब एक डायरेक्शन को मैं मान लेता हूं पॉजिटिव, लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों? तो इट विल बी 1 into प्लस का 200 प्लस 2 इंटू जो 2 kg का ब्लॉक है बच्चों, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, +50 और -50।
-50 divided by mass, total mass, it is 1 plus 2, so it will be 200 minus 100 divided by 3, and it will be equals to 100 upon 3 meter per second. क्या the velocity of center of mass 100 by 3 मीटर पर सेकेंड है बच्चों? Yes, Yes. sir. इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? सिंस ये पॉजिटिव आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपवर्ड डायरेक्शन में है। Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड। चलिए दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालता हूं। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? बताइए आप क्या होगा? विल इट बी 0? विल इट बी 10? विल इट बी -10? So 0. 0। Zero. किसी और बच्चे 0? चलिए देखो बेटा, जब पार्टिकल ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ए नीचे आ रहा है, इसके लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है। कितना? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? चलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो 1 इंटू -10 प्लस 2 इंटू -10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 प्लस 2, it will be -30 divided by 3 and it is -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो क्या आ रहा है? -10। 0 क्या होता है? सर हम ऑलरेडी, हाँ बोलिए बेटा। सर जब हम उसे सर ऊपर फेंकेंगे सर उसकी ऊपर भी तो कुछ वेलोसिटी होगी सर जो बी वाला है। क्या बोल रहे हो बेटा? तो जो बी वाला पार्टिकल है बी वाला सर पार्टिकल है, हाँ। जब हम उसे ऊपर फेंकेंगे सर तो ऊपर जब जाएगा तो सर उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो ऊपर भी तो होगा। एक्सेलरेशन क्यों होगा बेटा? रिटार्डेशन हो रहा है ना। उसकी स्पीड विद टाइम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ओके सर। डिक्रीज ही होगी ना, तो रिटार्ड हो रहा है वो। नीचे वाला पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सेंटर ऑफ मास इनिशियली 60 मीटर पे लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 100 बाय 3 है और सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास बिफोर कमिंग टू रेस्ट? सेंटर ऑफ मास 100 बाय 3 की स्पीड से ऊपर जा रहा है और इसका जो रिटार्डेशन है वो हो रहा है किस रेट से होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा? कब तक ऊपर जाएगा बच्चों? जब तक कि इसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती। ठीक है, यस और नो? अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं बच्चों? Yes, यस sir. यस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ah, यही होती थी। फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? 0 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इट इज 100 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? -10 इंटू h वो हाइट जो ये ऊपर की तरफ जाएगा इसकी इनिशियल पोजीशन से। सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 4 divided by 9 will be equals to 20h and h is equals to 10 raised to power 4 divided by 9 into 20, that is 180। ठीक है बच्चों? so it will be 10,000 divided by 180। बच्चों h की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? 500 by 9. 500 बाई 9, ये नियरली होती है 115 मीटर के अप्रोक्स, 115.5 मीटर के अप्रोक्स। तो जब तक, कब तक? जब तक पार्टिकल 100 या सेंटर ऑफ मास 115 मीटर की हाइट ट्रेवल करके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। क्लियर है बात? यस सर। सर Yes, sir. नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा? सॉरी,
150 नहीं 55, 55। अगर मैम इसे ढंग से कैलकुलेट करेंगे आई थिंक ये 55.5 आएगा। यस और नो? Yes, sir. यही आ रहा है। एक बार कैलकुलेटर से मैं क्या चेक कर लेता हूँ बेटा। 10,000 डिवाइडेड बाई 180, 55.5 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास इसकी इनिशियल पोजीशन से 55.55 मीटर तक रेज करेगा। इसका मतलब व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास? क्या ये इसकी इनिशियल पोजीशन 60 प्लस उसके बाद जो फर्दर ट्रेवल डिस्टेंस है 55 इस तक उछलेगा? तो क्या टोटल डिस्टेंस विल बी 115.5 मीटर? क्या ये मैक्सिमम 115 मीटर की हाइट तक जाएगा बच्चों? इनिशियली sir. सेंटर ऑफ मास 60 पे था और इसके पास वेलोसिटी थी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो रिटार्ड हो रहा है। और कब जीरो हो जाएगी ये? 60 मीटर की हाइट से अगर ये 115 मीटर तक की हाइट तक जाएगा तो ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चों? सर इनिशियली सर 60 मीटर कैसे आ रहा है? क्या चीज बेटा? इनिशियली 60 मीटर सेंटर ऑफ मास निकाला था ना हमने। दो पार्टिकल यहाँ पे आप देखोगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक ग्राउंड पे है और एक 90 मीटर की हाइट पे है। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में ही होगा। ये जो लाइन तो है। दो सर पर दोनों पार्टिकल तो अलग अलग है ना सर? हाँ तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बात करें, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बेटा? उनके बीच में। पर वो कनेक्टेड थोड़ी है सर एक दूसरे से। कनेक्टेड नहीं है बेटा, पर सेंटर ऑफ मास तो उनके बीच में ही होगा। हम 3 दिन से क्या पढ़ रहे हैं फिर? यही तो पढ़ रहे हैं कि अगर कोई बॉडी होती है तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी की सरफेस पे भी हो सकता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये बात बेटा? यस सर। है ना? तो इसी तरीके की दो पार्टिकल हैं, तो दो पार्टिकल का जरूरी थोड़ी उनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं उन पे ही हो, किसी एक पार्टिकल पे। उनके बीच में किसी पॉइंट पे हो जाएगा उनका सेंटर ऑफ मास, जहां पे वो लाई करेगा, एक्ट करेगा। समझे? ओके सर। वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, चलिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो हमने एक और चीज यहाँ पे सीखी थी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। देखो, एक्सेलरेशन निकालना हमने सीखा, वेलोसिटी निकालनी सीखी। नेट फोर्स की अगर बात करें तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होता है? जो उसके इंडिविजुअल पार्ट पे फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम। यस और नो? भाई यहाँ पे एफ नेट क्या है? एफ नेट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 क्या था? फोर्स ऑन पार्टिकल 1। F2 क्या था? फोर्स ऑन पार्टिकल 2। F3 क्या था? फोर्स ऑन पार्टिकल 3। सो द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ईच पार्टिकल फोर्स। इनका सम किसके बराबर था? नेट फोर्स के बराबर। और नेट फोर्स क्या था बच्चों? m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो, इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन। तो किसी सिस्टम में बच्चों दो पार्टिकल हैं, किसी सिस्टम में दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg। तो m1 पार्टिकल है 10 kg का, m2 पार्टिकल है 5 kg का। m1 पे फोर्स लग रहा है F1 एंड दिस फोर्स इज, द फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k cape. This is the force acting on particle 1, and force acting on particle 2 is 7i cape minus 8j cape plus 5k cape. This is the force acting on particle 2 of mass 5 kg. We need to calculate the acceleration of center of mass. Calculate the acceleration of center of mass.
चलिए, क्या पढ़ा हमने बच्चों कि नेट फोर्स जो होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू m इंटू ए सी ओ एम। एम क्या है? नेट मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यस और नो बच्चों? क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम बताइए? So 15. 15 15 kg. kg। चलिए, नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स इज F1 प्लस F2। यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों नेट फोर्स की? इट विल बी 4i केप माइनस ऑफ 2j केप प्लस 3k केप प्लस 7i केप माइनस ऑफ 8j केप प्लस 5k केप। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा नेट फोर्स? i को i के साथ ऐड करो, j को j से और k को k से। सो i को i से करेंगे तो इट विल बी 11i केप, j को j से करेंगे तो माइनस ऑफ 10j केप और k को k से करेंगे तो प्लस का 8k केप। यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, सो दिस विल बी द नेट फोर्स। चलिए, क्या आप अब वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन बता सकते हैं? इट विल बी एम ए एंड एम इज 15 into ACOM. So the acceleration of center of mass will be equals to 11 by 15 I cap minus 10 by 15 J cap plus 8 by 15 K cap। बताइए बच्चों, क्या यही हो जाएगा द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? Yes, yes, sir. यस। अगर मान लीजिए बच्चों मैं आपसे कहूं इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली जो ईच पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टी टाइम? क्या ये v इक्वल्स टू 0 प्लस ए सी ओ एम इंटू टी के बराबर हो जाएगी बच्चों? Yes, sir. यस। तो हम ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा अभी हमने ऊपर किया था। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. चलिए, तो बच्चों अब यहाँ पे हमारा एक अच्छी सी प्रॉब्लम बनती है मैन एंड प्लैंक वाली। आप देखोगे एक दो क्वेश्चन मिलेंगे मैन एंड प्लैंक के, सेंटर ऑफ मास को लेके, मैन एंड प्लैंक। चलिए समझिएगा बच्चों, मैन एंड प्लैंक प्रॉब्लम। मान लीजिए ये एक प्लैंक है और ये एक प्लैंक है। बच्चों इस प्लैंक का मास कहाँ पे लाई करेगा? एग्जैक्टली इसके मिड में। यस और नो? सेंटर ऑफ मास। ये Yes. एक प्लैंक है जिसका मास कैपिटल एम है, तो इस प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब इसका जो नेट वेट होगा वो यहाँ पे एक्ट करेगा mg। ओके बच्चों? Yes, sir. यस। अब मान लीजिए इस प्लैंक पे किसी बच्चे को मैंने बिठा रखा है, ठीक है। ये एक बॉय है, मैन है, मैन ही लिखा हुआ है, मैन मान लो। ये एक मैन है जिसका मास स्मॉल m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा बच्चों। यस और नो? इसको भी मैं m मान लेता हूं। चलिए, तो जो प्लैंक है, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, मैन का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। अगर मैं कहूं ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जिसमें मैन और प्लैंक है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो क्या सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में लाई करेगा बच्चों? बोलिए। Yes, sir. एक सिस्टम जिसमें एक प्लैंक और मैन है, उन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर जाएगा। मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है बच्चों, कोई दिक्कत? दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास इन दिस केस। क्लियर है? ठीक है ना बच्चों? अब इनिशियली मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है ये इस बॉय से x डिस्टेंस पे है और प्लैंक से x2 डिस्टेंस पे है। जो सेंटर ऑफ मास है वो
बॉय से x1 डिस्टेंस पे है और मैन से किसी x2 डिस्टेंस पे है, तो क्या मैं लिख सकता हूं द xcm, मान लीजिए मैं xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, द xcm विल बी इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई, या फिर टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, इसी के बराबर होता है ना बेटा सेंटर ऑफ मास। xcm क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। यस और नो बच्चों, क्या सेंटर ऑफ मास हम यही लिखते हैं? Yes, sir. चलिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर हम कहें तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए m1 की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m, या फिर इसको इसी वे में रखना दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, चीजें और जनरल हो जाएंगी हमारे लिए। This will be the m1, this will be the m2, so the x center of mass will be equals to this। चलिए ये पहली इक्वेशन में लिख देता हूं। अब क्या होता है बच्चों, ये मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लिख दी। अब मैं एक काम करता हूं, इस मेन को थोड़ा सा मूव करा देता हूं। इस मेन को मूव कराएंगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. यस, मेन को अगर मूव करा देता हूं तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या किया बच्चों, इस प्लैंक में इस मेन को थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट करा दिया। इस मेन को थोड़ा सा राइट, अरे यार ये प्लैंक आदमी माएगा ही नहीं इस पे तो। चलिए, इस मेन को राइटवर्ड शिफ्ट करा दिया सच डेट, इसका जो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास था वो यहीं का यहीं रहा, और मेन को मैंने शिफ्ट करा दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये एग्जैक्टली यहां से आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, पर इसको हमने थोड़ा सा शिफ्ट करा दिया, तो वापस से सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ बीच में ही रहने वाला है। ये यहां से चल के यहां तक आ गया, यहां से चल के यहां तक आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेन यहाँ पे आ गया, प्लैंक यहाँ पे हो गया, तो इनका सेंटर ऑफ मास अगेन क्या होगा, बीच में ही रहेगा यहाँ पे। अब क्या इस केस के लिए मैं लिख सकता हूं एक्स सेंटर ऑफ मास। बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने मेन को शिफ्ट कराया, जब मैंने मेन को शिफ्ट कराया, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है, पहले सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा था, अभी भी सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलोंग ही रहने वाला है। सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अलोंग ही क्यों रहने वाला है, देखिए, मेन इस प्लैंक पे चल रहा है, मेन इधर की तरफ जाएगा तो ये प्लैंक क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में इधर की तरफ आएगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम में मेन आगे की तरफ चल रहा है, प्लैंक मेन चल रहा है राइटवर्ड, प्लैंक चल रहा है लेफ्टवर्ड, इस पूरी की पूरी प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या चीज कंजर्व रहेगी बच्चों, बोलिए? Momentum. मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मेन चल रहा है, और ये मेन और प्लैंक का जो सिस्टम है ये चल रहे हैं आपस में, ये किसकी वजह से चल रहे हैं बच्चों, ये केवल और केवल इंटरनल फोर्सेस की वजह से चल रहे हैं। तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, और जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, तो क्या नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहता है बच्चों? Yes, sir. सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल Yes, फोर्स sir. एक्ट नहीं करे, यस, है ना, मतलब नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकल का इनिशियली रेस्ट पे है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो सेंटर ऑफ मास
फाइनली भी सेंटर रेस्ट पे ही रहना चाहिए, यस और नो? अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास फाइनली भी रेस्ट पे ही रहेगा। समझ में आई बच्चों ये बात? नहीं आई? किस किस के आई? Yes, sir. नो। बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो पार्टिकल या सिस्टम रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में, कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। यहाँ पे इनिशियली क्या सिस्टम रेस्ट पे था बच्चों? Yes, sir. यस। तो जब मेन और प्लैंक आपस में चलेंगे तब भी फोर्सेस इंटरनली है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तब अगर फोर्स जीरो है तब भी सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा। समझ में आई बात? Yes, sir. है ना? सिस्टम क्या है? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या थी? ये। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है? ये। वही तो रहा। क्या सेंटर ऑफ मास मूव किया? भले ही मेन और प्लैंक मूव किए पर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं हुआ। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो अगर मान लीजिए मैंने मेन को शिफ्ट करा दिया, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इसका सेंटर ऑफ मास प्लैंक का यहाँ था, दोनों का कंबाइंडली सेंटर ऑफ मास वापस बीच में आ गया। चलिए, इस मेन को मैंने फिर वॉक करा दिया। अब मान लीजिए मेन और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस x1 है और प्लैंक और इसकी डिस्टेंस m2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं m1 x डैश प्लस m2 x2 डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों बात? अब सेंटर ऑफ मास से m1 की डिस्टेंस x1 है, इसकी डिस्टेंस x2 है, तो xcm विल बी अगेन सेम रहेगा। तो m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बच्चों बात? तो ये सेकंड सर इक्वेशन हमने बना दी। हाँ बोलो बेटा। सर फिगर में शो कर दीजिए सर डिस्टेंस। डिस्टेंस फिगर में शो करें? ये x1 डैश और ये x2 डैश, ठीक है बेटा? ओके इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है? तो xcm इक्वल्स टू m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बच्चों m1 प्लस m2 को एलसीएम ले लेता हूं और लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या ये 0 इक्वल्स टू m1 x1 माइनस x1 डैश माइनस m2 इंटू या प्लस, सॉरी, प्लस x2 माइनस x1 डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा? यस और नो? बोलिए, यहां तक बात समझ में आई? m1 प्लस m2 को एलसीएम लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बचा m1 प्लस x1 प्लस m2 प्लस x2 माइनस m1 x1 डैश m2 x2 डैश। इसको m1 को कॉमन लेके इट विल बी x1 माइनस x1 डैश प्लस m2 इंटू x2 माइनस x2 डैश। ठीक है बच्चों? सर एक बार Yes. सर पूरा स्टेप लिख दीजिए। क्या चीज बोल रहे हो बेटा? स्टेप सर पूरा लिख दीजिए। क्या चीज बेटा? ये चीज? यस सर। सर जो बेटा आपने डायरेक्ट किया। अच्छा, ये स्टेप बेटा यस एलसीएम ले लिया m1 प्लस m2, ठीक है, और ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 माइनस
m1 x1 डैश प्लस m2 x2 डैश। अब m1 m2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 0 हो जाएगा? यस सर। यस। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा m1 x1 माइनस m1 x डैश प्लस m2 x2 माइनस m2 x2 डैश। यहाँ पे फर्दर हमने m1 को कॉमन लेके x1 माइनस x1 डैश प्लस m2 x2 माइनस x2 डैश कर दिया। बोलो ठीक है? यस सर। वेरी गुड बेटा। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं x1 माइनस x1 डैश, बच्चों ये क्या हो गई? विल इट बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय? यस और नो? भाई पहले बॉय सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे था, अब बॉय सेंटर ऑफ मास से x1 डैश डिस्टेंस पे है, तो क्या बॉय ने x1 माइनस x1 डैश डिस्टेंस ट्रेवल की है? Yes, sir. क्या? यस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज m1 डेल्टा x1 डैश प्लस इट विल बी m2 इनटू क्या हो जाएगा ये? डेल्टा x2 डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m1 एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m2 आर डेल्टा x1 एंड डेल्टा x2। और ये हो जाएगा इनका सम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके सर। ओके। चलिए अब इसका मतलब भी समझेंगे बच्चों हम, ठीक है? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। A person of mass 40 kg is standing on a plank of length 10 kg। देखो इसी में एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पूरी की पूरी लेंथ को भी क्लियर कर लेगा ना, ये पूरा का पूरा, ये अभी फिलहाल इस एंड पे है, ये कंप्लीटली इस एंड पे भी चल जाएगा, तो भी सेंटर ऑफ मास बच्चों यहीं का यहीं रहेगा। और वो किस तरीके से होगा? वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, ये अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे m2, मेन यहाँ पे आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास m1 यहाँ पे, और सेंटर ऑफ मास वापस यहीं का यहीं हो गया। तो मेन पूरा का पूरा प्लैंक चल के वहां चल जाएगा, तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहने वाला है। यही चीज आप उसमें ऑब्जर्व करना कभी, क्या बोलते हो, बोट वगैरह में। आप अगर बोट में बैठे हो, बोट में आप चल के चले बोट में एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाओगे, तो जैसे ही आप उधर जाओगे, मान लीजिए आप राइट वर्ड जा रहे हो, तो नाव क्या करेगी? पीछे की तो लेफ्ट वर्ड जाएगी बच्चों। और क्यों जा रही है? ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं बना रहे। ठीक है बच्चों, देखिएगा इसको एक फिजिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। A person of mass 40 kg, a person of mass 40 kg standing on a plank of length, standing on a plank of length 10 मीटर, 10 मीटर के प्लेन पे ये खड़ा हुआ है। इफ द पर्सन मूव ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन, इफ द पर्सन मूव्स on the other side of plank, then find the distance moved by plank. Then find the distance moved by plank. Find the distance moved by plank। ठीक है बच्चों, देखिएगा ये प्लैंक है, बढ़िया 10 मीटर लंबा प्लैंक है। ये 10 मीटर लंबा प्लैंक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बच्चों? मिड में।
यहाँ पे हो जाएगा, यस और नो? yes sir, बोलो भाई। Yes. यस, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा। ये 40 kg का मैन जो इनिशियली खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे हो जाएगा। और अगर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा बच्चों, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन पे। यस सर। यस, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो गया। अब क्या होगा, ये बच्चा या ये मैन इस एंड से इस वाले एंड तक पहुंच गया, ये मैन इस एंड से इस एंड तक पहुंच गया। क्या चीज सेम जगह पे रहनी है बच्चों, बताइए हमें, क्या चीज को डिस्टर्ब नहीं करना? COM, Center of mass. सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मान लीजिए ये प्लैंक है, ये यहाँ पे आ गया, तो इस प्लैंक का जो मास होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। ओए अब यहाँ पे आ गया है पर्सन, ये यहाँ पे आ गया है, सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं हो गया, हमेशा दोनों के बीच में होना चाहिए था, वहीं आ गया बच्चों, बोलिए। yes sir, यस, चलिए अब अगर मैं कहूं कि इनिशियली मेन सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे हो गया, ठीक है। प्लैंक का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ये था और अब डिस्टेंस ये हो गया। तो अगर मैं देखूं द डिस्टेंस बाय प्लैंक, तो प्लैंक ने क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल की है बच्चों? द डिस्टेंस बाय प्लैंक इज एक्स, यस और नो? यस सर। द डिस्टेंस बाय प्लैंक Yes. इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक इज, इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये आपको, कि प्लैंक इनिशियली यहाँ पे था और ये वाला एंड इसका यहाँ पे पहुंच गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक इज एक्स। चलिए बच्चों, अगर मैं कहूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास? भाई मैन तो ये सोच रहा है कि मैं 10 मीटर चलाऊं, मैन तो सोच रहा है 10 मीटर चलाऊं, पर क्या वो इफेक्टिवली, देखो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक इज एक्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इज, बता सकता है कोई बच्चा? क्या ये 10 हो गई, क्या ये 10 से ज्यादा है, क्या ये 10 से कम है? तो 10 से कम। 10 से कम है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इज, ये हो जाएगी बच्चों 10 माइनस एक्स के बराबर, यस और नो? भाई मैन 10 मीटर राइट वर्ड चला, मैन 10 मीटर राइट वर्ड चला, इतने में उसके नीचे जो प्लैंक है वो एक्स डिस्टेंस चला, तो इफेक्टिवली जो मैन है वो 10 माइनस एक्स मीटर ही चला है, यस और नो? यस सर। यस, जो मेन चला है वो 10 माइनस एक्स डिस्टेंस चला है, ठीक है बच्चों। अब डायरेक्शन में डिफाइन कर देता हूं, जो प्लैंक चला है वो चला है लेफ्टवर्ड और जो मेन चला है वो चला है राइटवर्ड, यस और नो? प्लैंक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ये हुई है इधर लेफ्टवर्ड, और ये डिस्टेंस जो चली है ये चली है राइटवर्ड, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाए तो एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है जी। मान लेते हैं कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले बच्चों, राइट वर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं और लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव ले लेते हैं। चलिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 0 इज टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। तो क्या मैं लिख सकता हूं 0 इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेन के लिए, तो मेन का मास है 40 kg इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मेन, कितनी हो जाए बच्चों, विल इट बी 10 माइनस एक्स, यस और नो? यस सर। Yes. यस, प्लस 100 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक, कितनी है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक, इज इट माइनस एक्स, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज माइनस एक्स, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस, तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विल बी इक्वल्स टू 400 माइनस 40x माइनस 100x, सो ये हो जाएगा 140x
इज इक्वल टू 400 एंड x इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 140। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा नियरली 2 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये लगभग इसको अगर हम सोल्व करें तो 0 से 0 20/7 एंड 20/7 कितना होता है, नियरली 2.8 समथिंग हो जाता है बच्चों, है ना, यस सर। 2.8। Yes, sir. So the distance traveled by plank will be 2.8 मीटर। ओके बच्चों, यस सर। यस। चलिए एक और क्वेश्चन कर ले ऐसा। कर ले भैया, इच्छा नहीं है। चलिए देखो अब देखो, एक बार कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, और कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए उसके जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, चीजें उतनी ही ज्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएगी बेटा। देखिए एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। सर फिर हाँ इसे बोलिए बेटा। याद रखेंगे, क्या चीज बेटा? तो फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे बस। हाँ ये वाला फाइनल रिजल्ट याद रख लो बोलेगा ना। तो ऊपर जो उसमें फार्मूला आया था। हाँ हाँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है ना ठीक है। बेटा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। तो हाँ बोलिए बेटा। तो इधर प्लैंक कैसे मूव कर रहा है? प्लेन क्यों मूव कर रहा है बेटा? मोमेंटम कंजर्व होगा। देखो जब यस सर। ये मेन आगे की तरफ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मोमेंटम, सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए या फिर सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे करने के लिए ये प्लैंक पीछे की तरफ जाता है बेटा। ठीक है, मोमेंटम वर्ड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करते, पर सेम क्वेश्चन के लिए हम वेलोसिटी भी मान सकते हैं कि मान लीजिए मेन इस डायरेक्शन में इस स्पीड से जा रहा है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्लेइंग, तो वहां पे मोमेंटम का हुआ जाएगा। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, क्या चीज, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रखनी होगी। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास सेम नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रखनी होगी। ठीक है, सर पर यस वो सर। अपने आप कैसे मूव करेगा सर? क्या चीज बेटा? सर प्लैंक। प्लैंक कैसे मूव करेगा सर अपने आप। यार? इस पे ये जो आगे जाएगा आदमी, ये आदमी इस प्लेन को धक्का देके आगे जाएगा ना। जब आप चलते हो तो ग्राउंड को किधर धकेलते हो, सर आगे की तरफ। हाँ सर मतलब फ्रिक्शन से। हाँ, फ्रिक्शन से, है ना। ओके सर। चलिए तो अगर चलिए हम बेटा, इसको ग्राउंड में रख दे तो? ग्राउंड देखो जनरली ये जो सिस्टम हम कंसीडर करते हैं ना बेटा, वो सिर्फ मेन और प्लेन का ही कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे अदर फैक्टर की नीचे ग्राउंड है या क्या है उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ग्राउंड होगा तो ग्राउंड खुद का भी फ्रिक्शन लगाएगा। पर हम यहाँ पे जो कंडीशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वहां पे हम ग्राउंड वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसीलिए इसके जो जनरल क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बोलते हैं शिप वगैरह के या फिर नाव के और मैन के। तो नाव वगैरह क्या होती है, उसमें वाटर पे फ्लोट करती है, वाटर पे फ्लोट करेगी तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, तो वहां पे ये चीज ऑब्जर्व भी की जा सकती है। ठीक है, ग्राउंड पे ऑब्जर्व नहीं होगी, पर वाटर वगैरह की, वाटर सरफेस पे या आइस की सरफेस पे ये चीज ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है बेटा, यस सर। यस यस। सर। चलिए एक क्वेश्चन देखिए फिर। मान लीजिए बच्चों, ये एक प्लैंक है, इस प्लैंक का मास है 100 kg, प्लैंक का मास है 100 kg। इस प्लैंक पे एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन ही लिख देते हैं, एक पर्सन है, ये 40 kg का है एक एंड पे, दूसरे एंड पे जो पर्सन है वो 60 kg का है, ये 60 kg का पर्सन है।
जो प्लैंक की लेंथ है वो बच्चों 10 मीटर है। इनिशियली ये कंडीशन हमें दी हुई है। बच्चों अगर मैं कहूं कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो, अगर मैं कहूं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, तो सेंटर ऑफ मास x इक्वल्स टू 0 से 5 के बीच में होगा या 5 से 10 के बीच में होगा, बताइए। 5 से 10। 5 से 10 के बीच में होगा, कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाई करेगा। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों ने चल के 40 केजी वाले मैन ने और 60 केजी वाले मैन ने चल के क्या कर दिया, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर दिया। इन्होंने चल के अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम, यस और नो? यस सर। Yes, यस। sir. तो क्या कंडीशन अब कुछ इस तरीके से हो जाएगी बच्चों कि ये सेंटर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं। चलिए, अब अगर हम बात करें तो जो 60 केजी वाला मैन है वो आ जाएगा इस एंड पे, और जो 40 केजी वाला मैन है वो आ जाएगा इस एंड पे। जो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास है वो रहेगा यहाँ पे, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा यहाँ पे। बच्चों यही होने वाला है, यस और नो? यस सर। Yes. Now, in this case, the distance traveled by plank is x. Yes or no? जो प्लैंक है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में x डिस्टेंस से राइटवर्ड सक गया है। We need to calculate the distance x. Calculate the distance. Calculate the distance moved by Planck. ठीक है बच्चों, करें सॉल्व? यस सर। चलिए, अब अगर हम कहें एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट वर्ड को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट वर्ड को मान लेते हैं नेगेटिव। अगर मैं कहूं 60 केजी वाले मैन ने, व्हाट विल बी द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 केजी मैन? 60 केजी वाले मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स। बेटा साइन भी बता दीजिए, विल इट बी प्लस का 10 माइनस एक्स, माइनस का 10 माइनस एक्स, यस और नो? क्योंकि 60 केजी मैन क्या है, राइट वर्ड सॉरी लेफ्ट वर्ड जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, यस और नो? और अगर यस मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट फॉर 40 केजी मैन, विल इट बी 10 प्लस एक्स, यस और नो? ये पहले यहाँ पे था, अब देखो ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, 10 तो ये हो गई और x ये हो गई, ये तो 10 प्लस एक्स हो गई, यस और नो? बोलिए बच्चों। एक्चुअल में सर इतना थोड़ी चला है सर वो। बेटा एक्चुअल में वह नहीं चला, पर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वर्ड की। एक्चुअल में 40 केजी मैन चला 10, उसके अलावा उसके नीचे जो प्लैंक था वो चल गया x, तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट में क्या देखूंगा कि भाई इनिशियली वो यहाँ पे था, इनिशियली वो यहाँ पे था और अब यहाँ पे है, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट उसका 10 प्लस एक्स हुआ नहीं हुआ? यस सर। और प्लस का हो गया। और प्लैंक के लिए बात करें तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x प्लस का। ओके बच्चों? यस सर। यस। Yes, sir. तो अब जल्दी से लगा लेते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 फॉर 60 केजी मैन, इट इज 60 इंटू माइनस ऑफ 10 minus x. For 40 kg man, it is 40 into 10 plus x. And for plank of mass 100 kg, it is 100 into x. क्लियर है बच्चों? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इट विल बी, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है बेटा, माइनस ऑफ 600 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60x प्लस 400 प्लस
40x प्लस 100x। क्लियर है बच्चों? तो द Yes. 0 will be equals to minus of 200 plus 200x and x will be equals to 1 meter. The distance traveled by plank is 1 meter. Got it? Yes. Yes. चलिए, आई थिंक अब ये क्वेश्चन थोड़े इजी लग रहे होंगे आपको। Yes, sir. चलिए, इनको और Yes, sir. प्रैक्टिस करना बच्चों। चलिए, थैंक यू। Sir. हाँ बोलो भाई। थैंक यू सर। बोलो Sir. अभिषेक, बोल। हाँ बोलो। Notes. Sir, notes कैसे मिलेंगे? नोट्स बेटा मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में एक आध दिन में, है ना? Sir, आज शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, आज तो शायद आई थिंक नहीं, मॉर्निंग में ही हो पाएगा ना बेटा, मॉर्निंग में पक्के से कर दूंगा, या आज ही इमरजेंसी है? रिवाइज करोगे आप? लिखते नोट नहीं करते क्या? सर टाइम नहीं मिलता सर, फिर क्वेश्चन छूटने लगता है सर, समझ नहीं आता। चलिए ठीक है बेटा, नोट कर। आप शायद किसी ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुए हैं? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, कर देंगे, है ना? ओके सर।